अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन ये हफ्ता आई होप के इट स्टार्ट्स ऑन अ ग्रेट नोट फॉर ऑल ऑफ यू। सबसे पहले जी सर्दी आने ही रही, सर्दी आ गई है। मैंने पहले भी कहा था कि वो जो 10-15 दिन होते हैं कराची वालों के लिए हम इसी में अपने सारे शौक पूरे कर लेते हैं। तो आज मैंने जी जबरदस्त गुल अहमद का विंटर 2021 का कलेक्शन पहना हुआ है। प्लीज वेयर योर स्वेटर, क्योंकि एक तो नंबर 1 दिन कम है हमारे पास सर्दी मनाने के लिए, और दूसरा ये कि जब सर्दी हो तो ठीक है उसको फील करना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स खाएं, कॉफी पिएं, थोड़ा सा उस मौसम का मजा लें, लेकिन ठिठरना जरूरी नहीं है। वैसे भी हम इर्द गिर्द अगर अपने देखें तो बहुत ज्यादा यू कैन सी अ लॉट ऑफ वायरल प्रॉब्लम्स गोइंग अराउंड। अच्छा जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बड़े अच्छे नोट के साथ। तकरीबन कोई यानी लोग ये बिलीव नहीं करेंगे कि मैं कराची में रहती हूँ साहिल समंदर के पास, लेकिन कल कोई 15 साल के बाद आई विजिटेड द बीच और बड़ा थेरेप्यूटिक होता है। आई फील के स्पेंडिंग अ कपल ऑफ आवर्स देयर, जिसमें पानी तो बहुत ठंडा था लेकिन इट इज सो रिलैक्सिंग जस्ट टू वॉच अ वाटर बॉडी। तो मुझे लगता है कि हम सब जिन लोगों के पास ये आसाइश मौजूद है या अल्लाह ताला ने हमें ये किस्मत में हमारी लिखा है कि हम किसी नेचुरल इस तरह की थेरेप्यूटिक जगह के पास जा सकते हैं। अगर आपके घर के पास कोई पार्क है जहां आप सब्जा देख सकते हैं, कोई पहाड़ है जिसपे आप अल्लाह ताला की इस कुदरत पे मावल कर सकते हैं, या फिर साहिल समंदर है, तो प्लीज टेक आउट टाइम। नो मैटर व्हाट यू डू, यू विल फाइंड इट वेरी वेरी थेरेप्यूटिक। और मैं देख रही थी कि खासतौर पर बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं। कैमल राइड्स, हॉर्स राइड्स, ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज गोइंग ऑन देयर। ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। हम देखते हैं कि कई सालों के बाद पाकिस्तान ने एक बहुत ही अहम इजलास को होस्ट किया है। इस्लामाबाद में जारी और सारी है OIC की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन फॉर फॉरेन मिनिस्टर्स। हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम और कलीदी किरदार रहा है, और खास तौर पे OIC फॉर अफगानिस्तान इस हैशटैग के साथ, इस पैगाम के साथ इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन को ऑर्गेनाइज किया गया। मुतादिद ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और ये बड़ा अहम इजलास है। खास तौर पे अगर वजीर आजम इमरान खान साहब की यहाँ पे गुफ्तगू सुनी जाए, इन सबको इकट्ठा करने का मकसद एक दफा फिर अफगानिस्तान के कॉज को मेन फ्रंट पे, मेन स्ट्रीम में लाना है कि क्या इस्लामी ममालिक की इसकी तरफ तवज्जो हो सकती है, उनकी एडवोकेसी हो सकती है, बिकॉज एज पर हिम दिस विल बी द बिगेस्ट मैन मेड क्राइसिस अगर हम इसका हल तलाश नहीं करते। यकीनन पाकिस्तान इमीडिएट पड़ोसी होने के नाते हम डायरेक्टली इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, लेकिन कमिटमेंट पूरी दुनिया की चाहिए। खास तौर पे OIC ममालिक जिनके बड़े अच्छे रवाबत हैं मगरबी मुल्कों के साथ, अमरीका के साथ, वहां पे ये बावर कराना जरूरी है कि 20 साल की इस अहम तरीन जंग के बाद आप इनको बेआसरा नहीं छोड़ सकते। इस वक्त जो ग़िज़ाई किल्लत, जो मईशत को धचका अफगानिस्तान में लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमने पहले भी आपसे रिपोर्ट शेयर की थी कि लोग $10 देकर बड़े ही मुश्किल हालात में ह्यूमन स्मगलिंग के इन आलाकार के हत्थे चढ़ रहे हैं, यानी दे आर ट्राइंग टू क्रॉस द बॉर्डर नो मैटर व्हाट। और तालिबान हुकूमत जो इस वक्त वहां पे हुकूमत बनाए हुए हैं, उसका मानना है कि जी हम नहीं रोक पा रहे क्योंकि यकीनन ग़िज़ाई किल्लत भी है, ना हम इन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, तो एक कैद की तरह तो हम इनको मुल्क के अंदर नहीं रख सकते। यकीनन दिस इज गोइंग टू बिकम अ बिग प्रॉब्लम। अगर इसको मगरबी तनाजुर में देखते हैं तो दुनिया बहुत बदल रही है। आप लोगों को पता होगा कि एंगेला मर्केल, द चांसलर ऑफ जर्मनी, उन्होंने अपनी पार्टी की सदारत छोड़ दी है और अब उम्मीद की जा रही है कि हर काउंटर पार्ट इज गोइंग टू टेक ओवर। लेकिन ये जो आखिरी पार्ट, उनके लिए भी सबसे ज्यादा मुश्किल का बायस, सबसे ज्यादा तशवीश का बायस यही रेफ्यूजीज का मसला बना है। जर्मनी ने दिल खोल कर इन लोगों की मुआवनत की और 1,40,000 रेफ्यूजीज को पनाह दी, लेकिन दिस इज नॉट इनफ। और इंटरनली हर मुल्क में आप देखते हैं कि एक रेजिस्टेंस पाई जा रही है। तो पॉलिटिकली बड़ा ये एक अहम दौर है तमाम मगरबी ममालिक के लिए, मगरबी कुव्वतों के लिए। लेकिन OIC क्या कर सकता है अफगानिस्तान के कॉज को आगे लेकर जाने के लिए? मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से जो लोग रेफ्यूज ढूंढते हैं, क्योंकि उनके मुल्क के हालात यकीनन इस काबिल नहीं है कि वहां पे वो रोजगार तलाश कर सकें, एक भरपूर जिंदगी गुजार सके। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स। लेकिन सबसे पहले दोबारा आपको लिए चलते हैं इस OIC एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन में। सबसे पहले इसके बारे में दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद में OIC के गैर मामूली इजलास में 70 ममालिक ने शिरकत की। 20 ममालिक के वज़ीर खारजा और 10 ममालिक के नायब वज़ीर खारजा शरीक हुए। P5 ममालिक और यूरोपीय यूनियन के खुसूसी नुमाइंदे शरीक हुए। इसके बाद वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान की निस्फ आबादी को खुराक की कमी का सामना है। करोड़ों बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। इन अवामिल में बरसों के तनाज़ात, नाकिस हुक्मरानी और गैर मुल्की इमदाद पर जरूरत से ज्यादा नसार है। अफगानिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बहरान जन्म ले सकता है।
the political landscape in Afghanistan, but they have not made the compelling needs of the Afghan people any less pressing or urgent. The World Food Programme has warned that Afghanistan could become the largest humanitarian crisis in the world. وزیر خارجہ نے اسلامی دنیا پر زور دیا کہ وہ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ اسی طرح کھڑی ہو جس طرح وہ فلسطینیوں اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت میں کھڑی ہے. The OIC, since the very beginning of Afghan crisis, has stood firmly by the people of Afghanistan. It has consistently supported the right of self-determination, of political and economic emancipation of the people of Palestine, and of the Kashmiris suffering under illegal occupation. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے OIC کے اجلاس میں افغانستان کے لیے $1 ارب امداد دینے کا اعلان کیا. الأمن الغذائي لأفغانستان وتنسيق الإجراءات في ذلك مع الأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة. OIC کے سیکرٹری جنرل نے تمام رکن ممالک کو کابل میں OIC مشن کے ذریعے افغان عوام کو انسانی مدد فراہم کرنے کی درخواست کی. The issue of Afghanistan has been high on the OIC's agenda for decades. The organization has always taken strong position. جی جناب، اس کے اجلاس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بھرپور انداز میں پاکستان اس کاز کو لیڈ کر رہا ہے، اور جو موڈ اس اجلاس میں سامنے پریزنٹ کی گئی وہ بڑی اہم ہے. اس کے مطابق یونائٹڈ نیشنز اور مختلف اداروں کی رپورٹ یہ کہتی ہیں کہ اگر افغانستان کی آبادی کو دیکھا جائے 38 ملین کی آبادی میں سے 60% غذائی قلت کا شکار ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے اندر ان کے لیے ایک مانیٹری فنڈ بنانے کی اپیل کی گئی جو کہ یونانیمسلی منظور کی گئی. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ افغانستان میں غذائی قلت کو ایڈریس کرنے کے لیے فوری طور پہ فوڈ فنڈ بھی بنایا جائے تو جو کہ OIC کے انڈر ہی ہو. یہ تمام چیزیں بڑی اہم ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی سے خاص طور پہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی فورس اور اگر بات کی جائے مغربی ممالک کی، ان کو بھی باور کرانا اہم ہے کہ یہ بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس ہو سکتا ہے اگر اس وقت اس کو ایڈریس نہ کیا گیا. آنے والے دنوں میں یقیناً یہ ایک ریفیوجی انفلکس ہو سکتا ہے، ہیومینیٹیرین کرائسس ہو سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ انتہا پسندی میں، دہشت گردی میں، یعنی یہ لوگ جو آج اتنے محرومیوں کا شکار ہیں جن کو اگر تنہا چھوڑ دیا گیا تو یقیناً آنے والے دنوں میں یہ آلائے کار بن سکتے ہیں کسی بھی ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کا بھی، جبکہ یہ جڑیں، یہ پرابلمز، یہ کیٹلسٹ آلریڈی اس معاشرے میں موجود ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایکسٹراڈنری سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، کن چیزوں پہ زیادہ زور دیا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں اس رپورٹ میں. پوری اجلاس سے وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جتنی مشکلات افغانستان کے عوام نے اٹھائیں کسی ملک نے نہیں اٹھائیں. Pakistan lost 80,000 people. We were the biggest collateral damage of the Afghan war. It's a big responsibility on us. The situation in Afghanistan as it unfolds, Afghanistan is heading for chaos. It is very important that action is taken immediately. This will be the biggest man-made crisis which is unfolding in front of us. وزیر اعظم بولے مستحکم افغانستان ہی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے معاون ثابت ہو سکتا ہے. Deal with this another influx of refugees and terrorism. ISIL is capable of international terrorism, and the only reason you can deal with it is if there is a stable Afghan government. And same with Pakistan. خطاب کے دوران عمران خان مظلوم کشمیری اور فلسطینی عوام کو بھی نہ بھولے. The people of Palestine and Kashmir look to us. They want to see a unified response from us about their human rights, about their democratic rights, and unfortunately not implemented. We should on every forum raise our voices and a unified stance. وزیر اعظم نے اسلاموفوبیا پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنا حقیقت کے منافی ہے. 57 سے زیادہ ممالک کے وفود یہاں پہ موجود ہیں، انوائز یہاں پہ موجود ہیں، اور یقیناً دنیا بھی اس کا نوٹس لے رہی ہے. ایک دفعہ پھر جیسے ہم نے دیکھا کہ دس از اے مین میڈ کرائسس، یہ کیوس ان دی انفولڈنگ ہے. پہلے بھی ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ یہ صرف بھوک، غذائی قلت یا ان امپلائمنٹ کی بات نہیں ہے. دس از اباؤٹ دی کمپلیٹ کولیپس آف دی افغانستان گورنمنٹ. اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس بات پہ زور دیا کہ افغان حکومت کے پاس اتنے پیسے، اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ پبلک سرونٹس کی بھی تنخواہیں دے سکیں.
and if this is not addressed we are heading towards a chaos which is unfolding rapidly. इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एम्बेसडर जमील अहमद साहब. उनसे जानते हैं कि पूरी दुनिया ने इन वफूद का, इस इजलास का और यहाँ पे यूनानिमसली अप्रूव होने वाली रेजोल्यूशंस का किस तरह से नोटिस लिया. हाउ इज द वर्ल्ड रिस्पॉन्डिंग टू इट? अस्सलाम वालेकुम एम्बेसडर जमील. जी वालेकुम अस्सलाम. सर बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे बताइए, बड़ा अहम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन था. दुनिया भर के जो ममालिक हैं, मीडिया है, इसको कैसे कवर कर रहे हैं और क्या इस बात का नोटिस लिया गया है कि यहाँ जो चीजें डिस्कस हुई हैं? जी, इसको भरपूर तरीके से कवरेज भी मिली है और दुनिया में डिप्लोमेसी दुनिया में कुछ इस तरह होती है और खासतौर पे मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी कि उसमें कंसिस्टेंसी होती है और पाकिस्तान कंसिस्टेंसी के साथ वही बातें करता रहा है जो कल इस OIC के इजलास में 17वें एक्स्ट्राऑर्डिनरी इजलास में हुई है. तो उस लिहाज से तो ये कंसिस्टेंसी के साथ जो मामलात आगे बढ़ाए जा रहे हैं और अब OIC का प्लेटफॉर्म मिल गया है जो कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है 57 कंट्रीज का और इसको अक़वाम मुत्तहिदा की कुव्वत हासिल है ऐसे तमाम रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को और वो कुव्वत हासिल है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर 8 के तहत. तो उस लिहाज से देखा जाए कि कितने बड़े ब्लॉक ने उसमें तायीद की है, उसने एक अच्छे फैसले किए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पहली दफा OIC में इतने ज्यादा मुबस्सरीन को इनवाइट किया और वो सारे मुबस्सरीन आए जिसमें P5 की कंट्री भी है, जिसमें इटली है, जिसमें जर्मनी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है. और सबसे बड़ी बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदगी सेक्रेटरी जनरल की उनके अंडर सेक्रेटरी जनरल मार्टिन साहब ने की है जो कि ह्यूमैनिटेरियन अफेयर के खुद इंचार्ज हैं. और जब उन्होंने बात की तो उन्होंने इस बात का इयादा किया जो हम करते रहे हैं जिसमें उन्होंने बताया कि 23 मिलियन अफगानी जो है वो भूख और नंग का शिकार हैं. 70% टीचर्स को अब तक तनख्वाहें नहीं मिली है. वर्ल्ड बैंक ट्रस्ट का एक अच्छा उन्होंने ऐलान किया कि वर्ल्ड बैंक ट्रस्ट ने 280 मिलियन जिसके के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चीख रहा था कि पैसे चाहिए, हमने खुराक पहुंचानी है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को वो उनको कल अनाउंस हो गया. बाकी जो अनाउंसमेंट हुई है जी उसके लिए एक व्हीकल तैयार किया गया है, एक तरीका कार वज़ा किया गया है. एम्बेसडर साहब, एक सवाल मेरा बनता है कि ये तमाम चीजें, ये जो तमाम इजलास में चीजें मंजूर की गई हैं, ये वफूद अब एक्टिव हुए हैं, क्या इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे अफगान अवाम की मदद करना है या फिर जो ज्यादा अहम एक पहलू इसका ये है कि क्या मौजूदा अफगान हुकूमत को जिस तरह वो हुकूमत साजी कर रहे हैं, इस हुकूमत को तश्कील दिया जा रहा है, जो माशरे में कवानीन में वो रद्दो बदल कर रहे हैं, क्या उसको भी एक तरह से सपोर्ट, एक तरह से उसके लिए स्पेस बनाई जा रही है? क्योंकि हम देख सकते हैं कि डिप्लोमेटिकली अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल डिवाइडेड इवन विद इन द OIC. लोग इस वक्त दे आर सिटिंग ऑन द एज ऑफ इट. आप क्या कहेंगे? That's very right. In fact, there are two different aspects. Yesterday, there was absolutely clear concept that this all effort what OIC is now making is basically a humanitarian effort. इसमें बल्कि कहा गया कि इसमें पॉलिटिकल एंगल नहीं है, इसमें इंसानी हमदर्दी का एंगल है और वो आपकी बात. लेकिन जब भी इस तरह के मल्टीलैटरल मूव्स होते हैं उसमें एक दूसरे को सुनने का मौका मिलता है और खास तौर पर जब बंद कमरे में सुना गया अक़वाम डेलीगेशन को तो अक़वाम डेलीगेशन ने अपनी मजबूरियों को बयान किया. और देखिए जहां भी रेवोल्यूशन के बाद हुकूमतें बनती हैं, रेवोल्यूशनरी लीडर उसमें अपनी टीम के अफराद को साथ अगर लेके न चलें तो उनके अपने रैंक्स एंड फाइल में इंतशार शुरू हो जाता है. और मुझे यकीन है कि इस किस्म की बातें उन्होंने की होंगी. लेकिन ये पहलू पॉलिटिकल साइड यानी कि उनकी रिकग्निशन का साइड जो है उसको बड़ी क्लियरली हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में बताया और बाकी कहीं भी इंडिया नहीं मिला कि पॉलिटिकली उनको रिकग्निशन करने के लिए ये एफर्ट की जा रही है. मेरा अपना तजर्बा ये कहता है कि जब भी ऐसी एफर्ट्स होती है तो बर्फ पिघलना शुरू होती है और उस सिलसिले में जो उनका पॉलिटिकल मकसद है आहिस्ता जाके. एम्बेसडर जमील, एक बात तो तय है कि एवरीबडी अंडरस्टैंड्स एंड रियलाइजेस कि जिस किस्म के खदशात हैं, जो खतरात हैं कि इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, आईसिस अपने पंजे ना गाड़ ले अफगानिस्तान की सरजमीन पे और उनके लोगों को पोच ना करे, इसके लिए एवरीबडी बिलीव्स कि एक स्टेबल अफगान हुकूमत की जरूरत है. लेकिन मुझे बताइए, जितने इकदाम किए गए हैं वो लुकिंग एट द मोमेंटम ऑफ द प्रॉब्लम वो नाकाफी होंगे. आप क्या समझते हैं कि OIC के ये ममालिक जिनकी इनफरादी
بنیادی طور پہ بڑے اچھے روابط ہو سکتے ہیں مغربی ممالک سے, خصوصاً امریکہ سے, یہ ایڈووکیسی میں کتنے فعال ثابت ہوں گے فار کریٹنگ دیٹ اسپیس جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہیومینیٹیرین کاز کے تحت اگر مغربی ممالک کو, امریکہ کو مائل کیا جائے کہ مدد کریں وہ فائنینشیل ریسورسز میں اور ادروائز ایز ویل, کیا یہ اس میں فعال یا افیکٹو رول پے کر پائیں گے؟ دیکھیں اس میں ایک دے کین پیو دا وے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک دے کوڈ بی assertive ٹو ڈو دیٹ. assertion نہیں کر سکتے میرے اپنے جو تجربہ ہے اور تجزیہ ہے اس کے مطابق, کیونکہ امریکہ جو بھی کر رہا ہے اپنے فارن پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہا ہے, اور آپ کے پاس کیونکہ ٹائم کم ہے میں اشارہ دے دیتا ہوں, اس کی فارن پالیسی اس وقت ہے چائنا کی کنٹینمنٹ اس پورے خطے میں. افغانستان اگر بالکل ہنستا پھولتا کھلتا کھلکھلاتا اگر وہ بن جائے ملک فوری طور پر, تو پھر تو سی پیک کو وہ خود پلیٹ میں بنا کے چائنا کو دے دیں گے. تو لہٰذا میرا اپنا تجزیہ اس میں یہ ہے کہ وہ اتنا ہی اس میں ڈیسٹیبلائزیشن اور پرابلم چاہتے ہیں کہ جو سی پیک سے کی کامیابی میں رکاوٹ پیدا کر سکے, جو کہ آج کل امریکہ کے فارن پالیسی کا نمبر 1 جز ہے کہ کنٹینمنٹ آف چائنا. یہ تو اس کی نتیجہ نکلتا ہے, ورنہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ 9.5 بلین جو ان کے اپنے پیسے ہیں وہ نہ دیا جائے, ورنہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ دوحہ ایگریمنٹ میں جو پوائنٹس پہ اتفاق کیا گیا ہے ان میں سے کئی پوائنٹس کو پہ عمل نہ کرایا جائے. تو یہ تمام چیزیں اگر مد نظر رکھی جائے تو اس کا نتیجہ صرف ایک تجزیہ نگار کے طور پر یا باقی تجزیہ نگار جو ہیں ان کے سامنے یہی نتیجہ نکلتا ہے. لیکن آپ کی بات بھی بڑی اس میں یہ وزن ہے کہ اگر افغانستان کمپلیٹلی ڈیسٹیبلائز ہو گیا تو وہ بین الاقوامی علاقہ غیر بن جائے گا, اور پوری دنیا سے دہشت گرد تنظیمیں یہاں آ کے پنپنا شروع ہوں گی اور یہیں سے آپریٹ کریں گی. پھر تو پڑوسی ممالک بھی اور اس کے علاوہ دنیا کے باقی ممالک اس سے بچ نہیں سکیں گے, امریکہ سمیت. اور ایک جو پہلے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ چکے ہیں کہ اس کو ایگریشن کے تھرو حل کیا جائے, تو 20 سال کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی ایگزٹ کرنا پڑے گا. مہنگی جنگ ہوتی ہے جس کے کوئی دیر پاس سولوشنز نہیں نکلتے. بہت بہت شکریہ ایمبیسڈر جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اور یہ ایک بڑا ہی اہم میرے خیال میں دنیا کے سامنے اس وقت ایک کوشچن مارک ہے کہ کس طرح اس ہیومینیٹیرین کرائسس کو وہ ہینڈل کریں گے, اور یہ ان کی مورل آبلیگیشن بھی بنتی ہے. جس طرح کہ کہا گیا پوری دنیا کے لیے اہم ہے کہ وہ ارج کرے امریکہ کو کہ جو ان کے اپنے پیسے $9.6 بلین افغانستان کو دیے جائیں, کیونکہ اگر حق رائے دہی کی بات کی جائے تو ان کی پاپولیشن جس طرح بھی اپنی حکومت سازی اور تشکیل کرنا چاہتی ہے اس میں دنیا کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.